नमस्कार ये स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पीटीज आईएएस एकेडमी की करंट अफेयर और एडिटोरियल सीरीज़ में। आज हम आ गए हैं हमारे सेशन नंबर 36 और आज है 28 जुलाई। आज के जो 4 एडिटोरियल हम लेंगे, असम मिजोरम के बीच के बहुत ही खतरनाक बॉर्डर संघर्ष, ट्यूनीशिया में उठापटक जो कॉन्स्टिट्यूशनली अनस्टेबल हो चुका है, भारत का मध्य एशिया की तरफ हाथ बढ़ाना बहुत ज़रूरी हो गया है क्योंकि अगर अफगानिस्तान में अपनी पहुंच बनाकर रखनी है तो ये आवश्यक होगा। और चौथा है क्लाइमेट चेंज और डिज़ास्टर रेडीनेस। यूरोप में जो हुआ वो एक बहुत ही स्टार्क संदेश है कि क्लाइमेट चेंज आ चुका है। प्यारे दोस्तों, सभी सिंसियर स्टूडेंट्स के लिए ये सीरीज़ हम लाए हैं। आपको अच्छी लग रही है, बहुत अच्छा लग रहा है देखकर। चैनल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें ताकि काम करने में हमें भी बहुत मज़ा आता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आज का अखबार है और ये वो 4 लेख हैं जो मैं आपके साथ कवर करूंगा। ये चारों एग्जाम ओरिएंटेड हैं, आपको परीक्षा में ये कंटेंट सीधे सीधे काम आएगा। शुरू करें तो ये जो मेंस के पेपर हैं आपके सामने हैं, इसके अलावा प्रीलिम्स, ऐसे का पेपर और जो आपका इंटरव्यू का पूरा प्रोसेस होता है वो तो है ही। वी विश यू ऑल द बेस्ट। प्यारे दोस्तों, आज का पहला एनालिसिस हमारे 36 सेशन का आपको प्रीलिम्स, जीएस 2-3 और ऐसे में काम आएगा। डेंजरस कॉन्फ्लिगरेशन, इंटरनल सिक्योरिटी का भी मुद्दा तो है ही। असम और मिजोरम के बीच जो बहुत ही खूनी संघर्ष अभी हुआ है वो अपने आप में एक तरह से ऐतिहासिक है। इतने सारे पुलिस वालों का इसमें मारा जाना और इस तरह से खुल्लम खुल्ला गोलियां चलना दो राज्यों के बीच में एक ऐतिहासिक विवाद को लेकर, ऐसा पहले भारत में शायद ही कभी हुआ हो। तो देखते हैं क्या कहता है हिंदू का एडिटर। 6 लोग, जिनमें से 5 पुलिस वाले थे, वो एक सो कॉल्ड बॉर्डर फाइट में मारे गए। मतलब ये तो बड़ा अजीब, सुनने में ही अजीब लग रहा है कि भारत के अंदर राज्यों के बीच में बॉर्डर फाइट्स होने लग गई हैं बिटवीन द पुलिस फोर्सेस। तो असम और मिजोरम के पुलिस वाले आपस में भिड़ गए, एक तरफ से नागरिक भी थे, और ये हुआ जो मिजोरम का एक बॉर्डर टाउन है वेरियंगेते, वहां पर। ये तथाकथित विवादित सीमा, अब विवादित सीमा तो वैसे भारत चाइना के बीच, भारत पाकिस्तान के बीच होती है, लेकिन ये 2 राज्यों के बीच है, बड़ा दुख हो रहा बोलने में भी। ये जो विवादित सीमा है ये असम के काछार जिले और मिजोरम के कोलासिब जिले के बीच की है। और वहाँ के जो निवासी हैं वो तो पिछले लगभग 10 महीनों से संघर्षरत रहे हैं, अक्टूबर 2020 के बाद। और इस बार पहली बार पुलिस भी हिंसक रूप से इसका हिस्सा इस झगड़े का बन गई। ये मैप में आपको वो जगह दिख गई होगी। प्यारे दोस्तों, बहुत ही स्पष्ट है कि इस तरह भारत गणराज्य के जो एक संघीय हमारा पूरा ढांचा है उसके भीतर की 2 इकाइयां अगर आपस में ऐसे भिड़ जाती हैं तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीन हमने बनाई हुई है संवैधानिक दायरे में रहते हुए, वो मशीन विफल हो गई। और अगर वो मशीन विफल होती है तो कायदे से तो उसे सिचुएशन को डिफ्यूज कर देना चाहिए था, लेकिन वो नहीं कर पाई। न ही वहां पर मौजूद पैरामिलिट्री की कुछ भी इस पूरे मामले में मदद हो पाई। और ये बहुत ही अजीब सी बात है। दोनों राज्य जो हैं वो एक ही पार्टी चलाती है, बीजेपी, और उसका मित्र दल मिजो नेशनल फ्रंट। और ये दोनों राज्य जो हैं नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस नाम के एक संगठन के, राजनीतिक संगठन के हिस्से हैं। और उनका जो कन्वीनर है वो है हिमंता शर्मा, जो वर्तमान में आदरणीय मुख्यमंत्री हैं असम के। और उन्होंने तो ये दावा किया कि 1 इंच भूमि में नहीं लेने दूंगा। तो सुन के ऐसा लगता है मानो भारत पाकिस्तान का विवाद चल रहा है, लेकिन ये है 2 राज्यों का विवाद। ये जो पॉलिटिकल अलाइनमेंट है कि सब कुछ एक ही पार्टी के कंट्रोल में है, इसकी वजह से दोनों सीएम्स को तो बहुत शांति से, परिपक्वता के साथ फैक्ट फाइंडिंग टीम्स को अपना काम करने देना चाहिए था और शांति बनाए रखने की दिशा में अग्रसर होना चाहिए था। लेकिन वो दोनों तो ट्विटर पे ही भिड़ गए और अपनी अपनी तरफ से वीडियो डालने लगे कि देखो देखो सामने वाला कितनी हिंसा कर रहा है। और दोनों ने आदरणीय गृह मंत्री से निवेदन किया कि भाई अब आप दखल करें। इट वॉज जस्ट डेज आफ्टर बोथ हैड मेट अमित शाह, और ये तो सिर्फ अमित शाह से मिलने के कुछ ही दिनों के बाद ही ये घटना हो गई। और उन्होंने अमित शाह जी से निवेदन किया था कि आप ये इंटरस्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट को जो है रिजॉल्व करने में हमारी मदद कीजिए। और आज दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। फिर चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा ने कह दिया मैं तो 4000 कमांडो लगा रहा हूँ असम की बॉर्डर को सुरक्षित करने के लिए। कमाल हो रहा है भैया भारत गणराज्य में। ऐतिहासिक टेंशन्स उत्तर पूर्व के अनेक राज्यों के बीच हमेशा से रहे हैं, ये बात तो खैर सबको पता है। और उसके पीछे सेक्टेरियन ट्राइबलिज्म जो होते वो बहुत उसका बड़ा कारण है। ट्राइबलिज्म का मतलब है सब अपनी अपनी ट्राइब्स के हिसाब से लॉयल्टीज़ बटी होती हैं, और सेक्टेरियन अप्रोच आप जानते ही हैं। और वहाँ क्योंकि इतना विकास नहीं हुआ
तो विकास होता है तो अपने आप ध्यान इकोनॉमिक और फाइनेंशियल इश्यूज पे चला जाता है। विकास नहीं होता है तो फिर व्यक्ति जो है वो हिस्टोरिकल इश्यूज पकड़ के बैठा रहता है। आज ऐसे बॉर्डर डिस्प्यूट्स का कोई अर्जेंट सॉल्यूशन तो है नहीं। जब तक दोनों राज्यों के बीच में, नागरिकों के बीच में स्पिरिट ऑफ गिव एंड टेक नहीं होगा तो बॉर्डर डिस्प्यूट तो सुलझने भी नहीं है। दोनों चीफ मिनिस्टर्स जो वन अपमैनशिप कर रहे हैं कि मैं सही, उससे ये मुद्दा सुलझने वाला नहीं है। पहले तो दोनों वायलेंस को कंडेम करें। होम मिनिस्ट्री के लिए सबसे पहला टास्क है कि सिचुएशन को कंट्रोल में लाएं और अक्टूबर 2020 के पहले की जो यथास्थिति थी पहले तो उसको बरकरार करें और उसके बाद आगे के सॉल्यूशन पर बात करें। बट दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट, माय डियर स्टूडेंट्स, हैज वंस अगेन शोन the historical fractures and the wounds are still there. They might have been plastered over by a certain political color, but the wounds have gone nowhere. ये बात तो अब बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है। तो बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है ये, और एक फैक्चुअल एडिटोरियल ये था। प्यारे दोस्तों, ये कुछ फैक्ट्स मैंने आपके लिए यहाँ लगाए हैं, इनको पढ़ लीजिएगा। The major interstate bloody conflict that took place in independent India is a stark reminder of the failure of constitutional machinery in resolving long-standing historical issues and the lack of maturity in handling interstate matters. बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया रिस्पांस आप लोगों का आ रहा है। फुल स्पीड में एनरोलमेंट चल रहे हैं। 23 अगस्त से बैच शुरू हो जाएगी। हम हो सकता है उसके बहुत पहले ही एनरोलमेंट्स को क्लोज भी अप कर दें। लिंक मैंने आपको दी हुई है। अगर अभी तक जानकारी नहीं ली है, आप और आपके मित्र कृपया इस लिंक को ओपन कर लें, और नीचे कमेंट्स में भी लिंक हमने लगा दी है। पूरी जानकारी लेकर आज के आज एनरोलमेंट करें। एनरोलमेंट करते ही आपको हमारी सेवाओं का तुरंत एक्सेस मिल जाएगा, जिसमें पावर ऑफ 10 की हमारी बहुत शानदार, अभी ऑलरेडी 60 सेशन हो चुके हैं 2-2 घंटे के एडिटोरियल एनालिसिस, जिसमें दुनिया भर के अखबारों का हम करते हैं एनालिसिस, और सीए बूस्टर प्रीमियम के 275 सेशन हो चुके हैं पिछले 1 साल में। ये सब रेलेवेंट है आपके लिए अगले 2-3 सालों तक। इसका एक्सेस तो पहले दिन से ही मिल जाएगा आपको, और बाकी की चीज़ें 23 से शुरू हो जाएंगी। तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं भारत के सर्वश्रेष्ठ यूपीएससी आईएएस की लाइव क्लासेस में। बहुत ही लाइवली क्लासेस होती हैं, बहुत बढ़िया। इसमें आपको 360 डिग्री हम नॉलेज देते हैं। आईएएस की तैयारी अगर कर रहे हैं तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में एक साथ ही कंडक्ट होती हैं क्लासेस। किसी भी भाषा के आप छात्र हों, स्टडी मटेरियल दोनों भाषाओं का आपको मिलेगा, आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। आई वेलकम यू टू दिस। आज की आज जानकारी लें, टीम से बात करें और ज्वाइन करें। आज का दूसरा एडिट है ट्यूनीशियाज कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रबल्स। बड़ा दुख होता है इस देश के बारे में सुन के। मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ की छोटी सी कहानी बताना चाहूँगा। फिलहाल ये प्रीलिम GS2 ऐसे के लिए यूज़फुल है। ये जो ट्यूनीशिया नाम का देश आप देख रहे हैं दोस्तों, मुझे बहुत अच्छे से याद है दिसंबर 2010 में पहली बार मैंने इकोनॉमिस्ट पत्रिका में, आज से 11 साल पहले की बात बता रहा हूँ, इकोनॉमिस्ट पत्रिका में मैंने एक छोटी सी न्यूज़ पढ़ी थी कि ये जो ट्यूनीशिया नाम का देश है, यहाँ के एक सब्जी बेचने वाले व्यक्ति ने, मोहम्मद बुआजीजी, खुद पे घासलेट डाल के आग लगा ली थी। क्यों लगाई थी? क्योंकि पुलिस वाले रिश्वत के लिए उसको बहुत कूटते थे। तो उसने व्यथित होकर खुद को आग लगा ली, और उस वक्त ट्यूनीशिया में डिक्टेटरशिप थी। और ये मोहम्मद बुआजीजी नाम के लड़के ने जो खुद को आग लगाई, तो पूरे अरब विश्व में आग लग गई। सारा युवा सड़कों पर आ गया। वो ट्यूनीशिया हो, लीबिया हो, इजिप्ट हो, सऊदी अरब में तो खैर दबा दिया उन्होंने, सीरिया हो, बाकी के सारे देशों में एक एक करके करोड़ों लोग सड़कों पर आ गए। और अरब स्प्रिंग की क्रांति उसे एक लड़के के खुद को जला लेने से शुरू हो गई। आत्मदाह, सेल्फ इमोलेशन। अरब स्प्रिंग 4 सालों तक चलता रहा। केवल ट्यूनीशिया डेमोक्रेटिक बना, बाकी सब जगह एक प्रकार की डिक्टेटरशिप हटी तो दूसरी प्रकार की डिक्टेटरशिप आ गई। इजिप्ट में सबसे भयानक मिलिट्री डिक्टेटरशिप आ गई, LCC की। उसके पहले तो वहां पर होस्नी मुबारक की डिक्टेटरशिप थी। तो ये मुझे जब एडिटोरियल में कर रहा था तो वो 3-4 साल याद आए जब हम रोज अरब स्प्रिंग का पूरा विश्लेषण देते थे। तो साथियों, आपको अरब स्प्रिंग के बारे में क्या पता है? 2-3 वाक्यों में हमें थोड़ा सा बताइएगा जरूर। तो ट्यूनीशिया में जो है, बड़े दुख की बात है कि वहां डेमोक्रेसी तो आ गई, लेकिन दिक्कत क्या हुई? डेमोक्रेसी स्टेबल नहीं हो पा रही है भैया। तो वर्तमान कहानी क्या है? अब जो नया नाटक है इस पूरे चैप्टर में, वो ये है कि जो राष्ट्रपति मोहम्मद हैं काइस सैयद, उन्होंने क्या किया? उन्होंने उस देश के प्रधानमंत्री को ये बोला कि भाई हटा सावन की घटा, तुम घर जाओ। सैक कर दिया, नौकरी से हटा दिया, और पार्लियामेंट को निलंबित कर दिया। और ऐसा क्यों किया? क्योंकि देश के लाखों लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं सरकार के कोविड परफॉर्मेंस के खिलाफ। तो 2010 की अरब स्प्रिंग घटना के बाद ये अभी तक की सबसे बड़ी घटना है। मतलब अभी तक सरकारें बनती बिगड़ती थी, लेकिन प्रधानमंत्री और संसद को ही निलंबित कर दिया जाए, ऐसा अभी तक नहीं होता था।
तो अभी तक के जितने भी अरब स्प्रिंग से प्रभावित देश थे उनमें से ट्यूनीशिया ही था जिसने डिक्टेटरशिप से पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पे ट्रांजिशन कर लिया था। लेकिन दुख की बात है कि न तो वहां स्थिर सरकारें बन पाई, न वहां आर्थिक वृद्धि हो पाई। अभी तक 2011 के बाद से 9 सरकारें बन चुकी हैं और इकोनॉमी की हालत वैसी बहुत खराब है। कोविड आ गया और जब कोविड आया तो इकोनॉमी लगभग 9% से श्रिंक हो गई। सुना सुना लग रहा है तो। प्रेजेंट एंगर इज ओवर बैड हैंडलिंग ऑफ द पैंडेमिक। 18,000 लोगों की मौत हो गई। बहुत बड़ी बात है क्योंकि देश छोटा है, 1 करोड़ 18 लाख की आबादी है, उसमें 18,000 मौतें। तो दुनिया में पर कैपिटा मौतों में ट्यूनीशिया काफ़ी आगे निकल गया है और अभी तक वहाँ केवल 7% लोगों को ही टीके लगे। ये भी सुना सुना लग रहा है। द स्पीडिंग अप ऑफ वैक्सीनेशन, अभी हाल ही में सरकार जोश में आ गई थी वहाँ की और उस सरकार ने कहा कि भैया फटाफट सबको टीके लगाएंगे। तो उसमें क्या हुआ, भगदड़ मच गई। मतलब मजे की बात है, केवल 1 करोड़ 18 लाख के देश में भगदड़ कैसे मच सकती। तुम हमारे यहाँ के कभी भीड़ देखो यार भाई। एंड मोर पब्लिक एंगर, तो जनता और नाराज हो गई, जिससे क्या हुआ कि जो रूलिंग पार्टी एनाहदा, उनके दफ्तरों में जनता घुस गई। तो राष्ट्रपति ने उसका मौका देखकर सरकार को ही खत्म कर दिया, सैक कर दिया। राष्ट्रपति का ये कहना है कि मैं तो ट्यूनीशिया देश को बचाना चाहता था, लेकिन एक चुनी हुई सरकार को इस तरह से निलंबित करके, विलंब या पूरी तरह से आप बर्खास्त करके शायद ज़्यादा नुकसान कर देंगे। एक्चुअली पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट दोनों का ही चुनाव जनता डायरेक्टली करती है। तो ये जो पार्टी है एनाहदा और दूसरी, उन्होंने राष्ट्रपति को बोला है कि ये तो तख्ता पलट कर रहा है, पावर ग्रैब कर रहा है और अब वो जो हैं प्रोटेस्ट शुरू कर रहे हैं। तो इससे इंस्टेबिलिटी और बढ़ जाएगी। तो जो संवैधानिक कोर्ट एक बनना चाहिए था 2014 के नए संविधान के मुताबिक, जो ऐसी परिस्थितियों में सारे निर्णय लेता, वो संवैधानिक कोर्ट बन ही नहीं पाया इतने सालों में। कॉन्स्टिट्यूशनली प्रेसिडेंट ओवरसीज ओनली फॉरेन अफेयर्स एंड मिलिट्री, लेकिन इस बार प्रेसिडेंट साहब ने इंटरनल गवर्नेंस के मुद्दे में भी अपनी नाक घुसा दी और इससे अब बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो अब एक नए प्रधानमंत्री का अपॉइंटमेंट बहुत आवश्यक हो गया है और उसके बाद उनको पार्लियामेंट का विश्वास मत जीतना होगा। विदाउट रिकॉलिंग द पार्लियामेंट एंड अलाउइंग अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट फॉर्मेशन, थिंग्स वोंट बी नॉर्मलाइज। तो अभी तो राष्ट्रपति की जो है जिम्मेदारी है कि वो फिर से सरकार को स्थापित करें। इनफैक्ट पहले वो पार्लियामेंट को सेशन में बुलाएं और तुरंत नया प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करके एक सरकार बनवाएं। उसके बिना ट्यूनीशिया और लड़खड़ा जाएगा। और क्या हो रहा है दोस्तों, दुनिया भर में आप शांति से अगर देखेंगे, जिन जिन देशों में कोविड के दौरान पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई है, बहुत लोगों की मौत तो उस वजह से ही हो गई है। The only country in the Arab Spring to transition to democracy from dictatorship hasn't managed to ensure stable governance and is sliding more into the turbulence post-COVID. आ गया समझ में? तीसरे लेख पर आ जाएं। सुहासिनी हैदर ने लिखा है, आप बीजेपी के जो सांसद हैं सुब्रमण्यम स्वामी, उनकी सुपुत्री हैं। प्रीलिम्स GS2, 3 और ऐसे के लिए ये वर्थ इट्स वेट इन गोल्ड एडिटोरियल है। बहुत ही शानदार लिखती हैं फॉरेन अफेयर्स पे और तकनीकी लिखती हैं। तो आज आपको भारत और सेंट्रल एशिया की अफगानिस्तान से संबंधित रिलेशनशिप का पूरा टॉपिक एक झटके में क्लियर हो जाएगा। तो थैंक यू सुहासिनी हैदर मैडम। इंडियाज रिलेशनशिप विद सेंट्रल एशियन स्तान्स, तो आप जानते ही हैं मध्य एशिया में 5 स्थान हैं, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान। मैंने मैप लगा दिया है। तो 5 स्थानों के साथ भारत का जो रिश्ता है अफगानिस्तान के इतने बड़े झंझट में अब ये बड़ा महत्वपूर्ण हो गया है। क्या कहती हैं सुहासिनी हैदर? वो कहती हैं सेंट्रल एशिया जो है अब वो क्षेत्र बन गया है जहां दुनिया की 3 बड़ी ताकतें अमेरिका, रूस और चीन फोकस कर रहे हैं। अब आप बोलेंगे अमेरिका तो छोड़ के चला गया, लेकिन अपनी टांग तो घुसा के रखेगा ही ना। इनको कहते हैं ट्रॉयका। मैडम ने इनको ट्रॉयका का नाम दिया है कि भाई ये जो 3 ताकतें हैं, इनकी वजह से ये सिचुएशन इवॉल्व हुई है और इनकी नज़र अब इस पर बनी हुई है। और ऐसा कैसे पता? क्योंकि अभी जो 3 मीटिंग्स हुई उसमें ये बात समझ में आती है। पहली मीटिंग शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्टैक्ट ग्रुप ऑन अफगानिस्तान, दूसरी मीटिंग SCO का डिफेंस मिनिस्टर्स का मीटिंग, तीसरी मीटिंग सेंट्रल एंड साउथ एशिया कॉन्फ्रेंस ऑन रीजनल कनेक्टिविटी। ठीक है भैया, अभी तक कोई दिक्कत तो नहीं? तो सुहासिनी कहती हैं कि ये जो क्षेत्र है ये इवॉल्विंग अफगानिस्तान सिचुएशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, सेंट्रल एशिया का जो है। और भारत को इस क्षेत्र में अपने रिश्तों को तुरंत टॉप गियर में डालने की ज़रूरत है, क्योंकि हम अभी अफगानिस्तान में जो स्थिति बदल रही है उससे बिल्कुल बाहर हैं। हमको किसी ने भी इन्वॉल्व नहीं किया है और क्योंकि हमने तालिबानियों से रिश्ते पूरी तरह से 1990 से तोड़ रखे हैं, तो उनकी तरफ से भी हमारे लिए आउटरीच होना असंभव है।
2019 से ये जो तीन बड़ी ताकतें थीं, इन्होंने पाकिस्तान को लूप में ले लिया, ट्रॉइका प्लस बन गया, और उन्होंने बार बार अफगानिस्तान में भविष्य में क्या होगा उसकी बातें चालू की, और तालिबान को उसमें बड़ा रोल दे दिया गया। वही तालिबान जो इनको कल फूटी आंख सुहाता नहीं था। और इस सब में भारत कहीं भी तालिबान से रिश्ते नहीं रखने की वजह से इस प्रोसेस में हाशिए पर आ गया। ये बड़ी ताकतें जो कल तक तालिबान को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा नामित आतंकवादी समूह बताते थे 9/11 की आतंकी घटना के बाद, वो सारी दुनिया को बोल रहे हैं तालिबानियों से बात करो, और ऐसा करके वो तालिबानियों को लेजिटिमाइज करके सत्ता दे रहे हैं। भारत के ट्रेड, कॉमर्स, एजुकेशन, ट्रेनिंग के मल्टीपल एंगेजमेंट अफगानिस्तान में रहे हैं, लेकिन हम उन्हीं एंगेजमेंट्स तक पूरी तरह से लिमिट होकर रह गए। हिंदी में पूरा विश्लेषण आपके लिए उपलब्ध है, पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। हमारी टीम की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो भारत के जो अनेक एंगेजमेंट रहे ना यहाँ पर, वो एंगेजमेंट वहीं तक सीमित हो गए, और हमने तालिबान से जो पूरा डिस्कनेक्ट कर लिया, जबकि राष्ट्रपति घनी ने हमको बोला था कि इनसे बातचीत जारी रखना। उस वजह से हमारा आज बदली परिस्थिति में नुकसान हो रहा है। हमने सोचा नहीं था बाइडेन इतनी जल्दी चले जाएंगे। भारत की दिक्कत यह है कि हमारे लिए बहुत सारे दरवाजे बंद हो गए। कौन से? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो ये कौन से 4 दरवाजे बंद हुए? पहला, हमने क्योंकि पाकिस्तान से 2016 में सारे रिश्ते तोड़ लिए, और हमने व्यापार पाकिस्तान के साथ 2019 में समाप्त कर दिया। उसके पहले भारत पाकिस्तान बॉर्डर पे बार्टर ट्रेडिंग होती थी, मालूम है ना आपको, वो भी बंद। तो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान जाने वाले लैंड रूट को हमारे लिए बंद कर दिया, पहला दरवाजा बंद। दूसरा, अमेरिका ने ईरान पे जो प्रतिबंध लगाए, तो उस वजह से चाबहार बहुत अनवायबल हो गया। हालांकि वो बंद नहीं है, रूट अनवायबल है। कंपनियां वहां हाथ डालने से अब डरती हैं, क्योंकि अमेरिका के डॉलर सैंक्शंस कौन झेलेगा? 60% वर्ल्ड ट्रेड डॉलर्स में होता है। तीसरा, जो अगला दरवाजा हमारे लिए बंद हो गया, वो इसलिए क्योंकि हमने बीआरआई का पहले दिन से विरोध किया। हालांकि ये तो सही स्ट्रेटजी है। और चाइना के साथ जो हमारे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे पंगे चल रहे हैं 2020 से, उस वजह से चाइना की तरफ से भी दरवाजा बंद। और चौथा, बहुत आश्चर्य की बात है कि अमेरिका ने एक नया चतुर्भुज बना लिया है, एक नया क्वाड बना लिया है। यूएस, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, और वहां ताशकंद से कराची में ट्रक कॉन्वॉय दोनों तरफ चला रहा है। इसमें भारत को शामिल नहीं किया। ये 4 दरवाजे बंद होने के बाद अब हमारे सामने एक ही दरवाजा है कि हम इन 5 सेंट्रल एशिया के स्थानों से अब अपॉर्चुनिटी तलाश करें। उज्बेकिस्तान जो है ताशकंद वाला, उसने तालिबान के उदय को भारत से अलग चश्मे से देखा है। वहाँ के राष्ट्रपति जो हैं शवकत मिरज़ियोयेव, उन्होंने सबसे पहली बात तालिबान से भी बातचीत की है और अब्दुल घनी सरकार से भी बात की है। वो ऐसा नहीं कि एक को ब्लॉक किया है, उन्होंने दूसरे स्थानों के साथ जो उज्बेकिस्तान की समस्याएं बॉर्डर को लेकर चल रही थी, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान के साथ, उनको फटाफट सॉल्व कर लिया है। और उन्होंने रूस के प्रति अपने झुकाव, अरे भाई पहले तो ये सारे के सारे यूएसएसआर का ही हिस्सा थे ना 91 के पहले, तो रूस के प्रति झुकाव को उन्होंने चीन और अमेरिका के प्रति झुकाव दिखाकर बैलेंस आउट कर दिया। ये उज्बेकिस्तान की बात हुई। हाल ही में उन्होंने कहा था कि जो इतिहास में उत्तर पथ हुआ करता था, एंशियंट नदर्न ट्रेड रूट कनेक्टिंग इंडो गंगा प्लेन्स विद सदर्न एशियन कॉन्टिनेंट, यूरेशियन कॉन्टिनेंट वाया तक्षशिला, गांधार, तरमेज, तो पहले अशोक के समय और उससे पहले एक उत्तर पथ होता था, जिससे हमारे उत्तर भारत और हिंद गंगा के मैदानों का व्यापार जो है यूरेशिया के साथ कनेक्ट होता था। तो ये जो राष्ट्रपति शवकत हैं उज्बेकिस्तान के, उन्होंने अभी एक भाषण में उत्तर पथ को पुनर्जीवित करने की बात की। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान ये पुराने जो रेशम पथ होते थे उनमें बड़ी भूमिका निभाता था और दक्षिण और मध्य एशिया को अफगानिस्तान ही जोड़ता था। लेकिन उन्होंने फिर जिन रास्तों की बात की, उन्होंने कहा उसी पथ को जिंदा करने के लिए ट्रांस अफगान रेल रोड टू कनेक्ट टू चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसकी बात की, और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर वाया ईरानियन पोर्ट ऑफ बंदर अब्बास की बात की। लेकिन भारत वाले चाबहार पोर्ट की उन्होंने बात नहीं की। यह हमारे लिए अच्छा सिग्नल नहीं है। उसके अलावा राष्ट्रपति शवकत उज्बेकिस्तान वाले ने, उन्होंने AUPTT जो है उस पर हस्ताक्षर किया, एग्रीमेंट बिटवीन उज्बेकिस्तान एंड पाकिस्तान ऑन ट्रांजिट ट्रेड, और इससे उनको कराची और ग्वादर का एक्सेस मिल गया। तो उन्होंने ईरानियन बंदरगाहों की बजाय पाकिस्तानी बंदरगाहों को चूज किया।
मध्य एशिया के जो देश हैं, सुहासिनी ऐसा कहती हैं कि अब इससे एक बात हमको समझ में आती है कि वो लोग जो हैं 3 दिशाओं में सोच रहे हैं कि अगर लैंडलॉक्ड है ना, ये सारे के सारे आप देख रहे हैं सभी तरफ से ये भूमि से बंधे हुए हैं, वो कैस्पियन सी के धोखे में मत रहना, वो तो एक लैंडलॉक्ड सी ही तो है। तो ये 5 देश जो हैं ये चारों तरफ से भूमि से बंधे हुए हैं। ऐसे और 4-5 देशों के नाम बताइए जो कि लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं। अब ऐसी लैंड लॉक कंट्रीज की दिक्कत क्या होती है, उनको समुंदर चाहिए। तो ये देश सोच रहे हैं कि इंडियन ओशन तक जाना है तो वाया अफगानिस्तान जाना पड़ेगा, अफगानिस्तान जाना है तो तालिबान और पाकिस्तानियों से दोस्ती करनी पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तानी मेंटर हैं तालिबानियों के। और क्योंकि सारे के सारे स्थान 5 स्थान चीन के BRI से जुड़ चुके हैं, तो उनके कनेक्टिविटी अगर ये होती है तो उससे उनको फ़ायदा होगा, क्योंकि चाइना से इन्वेस्टमेंट मिलेंगे और चाइना ही पाकिस्तान पे थोड़ा नियंत्रण भी रख पाएगा, क्योंकि ये लोग पाकिस्तान के थ्रू आगे बढ़ रहे हैं। भारत और 5 स्थानों के बीच में कुछ कंसर्न एकदम कॉमन है, जैसे कि अगर अफगान स्टेट में सब तरफ आतंकवादी एक दिन फैल गए तालिबानी, तो ये देशों की बॉर्डर्स भी तो उन तालिबानियों के साथ शेयर करेगी। तो वो नहीं चाहते कि उस तरह का जिहादी जो माइंडसेट है वो उन 5 देशों में फैले। वहाँ का इस्लाम काफ़ी मॉडरेट इस्लाम है। इंडिया और स्तान को काबुल सरकार को ज़्यादा पैसा देना होगा, नहीं तो उसका कोलैप्स तय है, क्योंकि दूसरी जगह से पैसा आना बंद हो गया है। भारत रैट्स में ऑलरेडी इंगेज्ड है, SCO का रीजनल एंटी टेरर स्ट्रक्चर, और उसकी मदद से भारत जो है सेंट्रल एशिया के साथ टेरर पे कोऑर्डिनेट कर सकता है, एंटी टेरर पे। भारत एकदम स्पष्ट है कि वो सैनिक तो भेजेगा नहीं अफगानिस्तान में, इट विल नॉट पुट बूट्स ऑन द ग्राउंड, लेकिन वो एयर पावर सप्लाई कर सकता है अफगानिस्तान को, ANDSF को। साउथ एशिया को पाकिस्तान के साथ काम करना पड़ेगा अगर साउथ एशिया को भी टाइटली निट टुगेदर होना है, और उसके लिए भारत पाकिस्तान के रिश्तों को पुनर्जीवित करना पड़ेगा। हम तालिबान से अभी पर्दे के पीछे बातचीत तो कर रहे हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान के साथ इंगेजमेंट खुल के नहीं हुआ तो तालिबानियों से बात करके फ़ायदा थोड़ा लिमिटेड हो सकता है, ऐसा सुहासिनी हैदर का कहना है। अजीब बात है कि अफगानिस्तान के इशू में वो ट्रॉयका की ज़्यादा सुनी जा रही है जो इतने दूर दूर बसे हुए हैं, लेकिन जो बिल्कुल इमीडिएट बसे हुए हैं साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया, वो उतना इंगेज नहीं हो रहे हैं। तो होना चाहिए। अफगानिस्तान अब या तो ब्रिज बनेगा या सबसे बड़ा पत्थर बन जाएगा दक्षिण एशिया और मध्य एशिया के बीच, और अगर वो ब्रिज बनता है तो बहुत बेहतर होगा। प्रधानमंत्री मोदी जब मध्य एशिया में गए थे तो उन्होंने ओल्ड सिल्क रोड की मौत के कारण गिनाए थे कि एक कारण तो था यूरोप का उदय और समुद्री व्यापार का उदय, और दूसरा ये था कि मध्य एशिया के ऊपर जो बड़े बड़े नए साम्राज्य ईस्ट वेस्ट और साउथ में बने थे उन्होंने अपनी अपनी दिशा में खींचा था। बेसिकली इशारा वही था कि हमें आपस में मिलकर काम करना चाहिए। तो बहुत बारीक चीज़ें हमने पढ़ी, इसलिए समय भी बहुत लग गया, लेकिन आपको एग्जाम में इससे बहुत फायदा होगा। द इवॉल्विंग सिचुएशन मेक्स इट इंपॉर्टेंट फॉर साउथ एशियन कंट्रीज टू कम इन कोऑपरेशन विद सेंट्रल एशियन स्थान एंड नॉट अलाउ द 3 मेजर पावर्स टू डोमिनेट द नैरेटिव। चौथे और अंतिम एडिट पर आ गए, प्रिपेयरिंग फॉर क्लाइमेट चेंज हियर एंड नाउ। प्रीलिम GS3 और ऐसे का है, जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल ने कहा कि भाई मेरे पास शब्द नहीं है बाढ़ से आए हुए विनाश को समझाने के लिए, क्योंकि 1 महीने की बारिश 24 घंटे में गिर गई जर्मनी और बेल्जियम के कुछ हिस्सों में। बहुत सी नदियों ने अपने तट तोड़ दिए और जर्मनी, बेल्जियम, नेदरलैंड, लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड सब जगह अच्छी खासी तबाही मच गई। समझ में आया आपको? तो ये इस तरह के दृश्य बड़े ही आम हो गए। तो इस तरह की जो तबाही आई वो इनका कहना था कि ये अप्रत्याशित तबाही आई है। क्लाइमेट चेंज अब एकदम स्पष्ट हो गया है, अमीर देश हो या गरीब देश हो, किसी को भी छोड़ने वाला नहीं है, भले ही आपके पास कितने भी संसाधन हो। सैकड़ों यूरोपीय अभी मारे गए हैं और कई पानी में बह गए, पता ही नहीं चला उनका। एक विक्टिम से जब इंटरव्यू में पूछा गया तो उसने कहा यार ऐसी चीज़ें तो एशिया में होती थी, ये यूरोप में कब से होने लग गई। हैवी रेन जब कम समय में आती हैं तो रिवर, कैनल, वाटर बॉडी सब तोड़ के आगे बढ़ते हैं, फ्लडिंग हो जाती है रोड्स की, हाउसेस की, जनता पे, और ये वैसा ही जैसा भारत में होता है। अगस्त 2018 में केरल में भी यही हुआ था, और उस वक्त केरल को नेदरलैंड से यानी कि डच लोगों से बहुत मदद मिली थी। नेदरलैंड जो है उसका वाटर मैनेजमेंट का सदियों का एक्सपीरियंस रहा है, बाढ़ से निपटना उन्हें आता है, उनके पास बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है और एडवांस फ्लड मैनेजमेंट के सिस्टम हैं। लेकिन वहाँ के भी बहुत सारे टाउन इस बार डूब गए और मिलिट्री को बहुत सारे डाइक्स जो फूट गए थे पानी से, उनको फटाफट सैंड बैग से भरना पड़ा।
यूरोप के नेताओं ने घबरा के अब ये बोला है कि ग्लोबल वार्मिंग पे फटाफट एक्शन लिया जाए। देखा जाए तो पिछले 100 सालों में अमेरिका और यूरोप ही है जिसने ग्लोबल वार्मिंग को जन्म दिया है और अब इनके ऊपर मार पड़ना शुरू हो गई है। तो प्रकृति का न्याय ऐसे ही होता है भाई साहब। व्हाट इज हैपनिंग इज दैट, तकनीकी रूप से समझ लीजिए, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो वायुमंडल गर्म हो रहा है ना, उसकी वजह से गर्म वायु ज़्यादा मॉइस्चर होल्ड कर पा रही है। और अगर वो ज़्यादा मॉइस्चर होल्ड कर पा रही है तो वो एक दिन ज़्यादा मॉइस्चर एक झटके में छोड़ेगी भी, उसी से बाढ़ आती है। दूसरा बड़ा घटना जो पैरेलल में हो रही है, बड़ी घटना, हमारे ध्रुवों पर तापमान बढ़ रहा है, नॉर्थ पोल पर, साउथ पोल पर। उस वजह से जो मिड लैटिट्यूड्स होते हैं, मध्य अक्षांश, वहां पर आप स्टॉर्म्स को स्लोली मूव होते देख रहे हैं। पहले तूफान तेज चलते थे, तापमान बढ़ने से टेम्परेचर ग्रेडियंट कम हो गया तो स्टॉर्म्स की स्पीड कम हो गई और ये स्टॉर्म ज्यादा देर तक एक ही जगह खड़े हो जाते हैं। तो 1+2 का मतलब होता है एक ही जगह पर भयानक बारिश का अचानक से गिरना। जर्मनी की हालत इस बार नीदरलैंड से खराब थी, जबकि उसके पास फ्लड वार्निंग के बहुत अच्छे सिस्टम है, वाटर बॉडीज में सेंसर्स भी लगाए हुए हैं, लेकिन उनकी जो संचार प्रणाली थी वो धोखा दे गई और इतना तेजी से डिजास्टर हुआ कि वो रिसोर्सेस लगा भी नहीं पाए। अब ऐसी डिमांड आ रही है कि टेक्निकल भाषा में वार्निंग देने के बजाय सीधे सीधे ये बताओ कि भैया दरवाजे पे मौत खड़ी है, दौड़ लो। क्योंकि आप टेक्निकली बोलते हो तो नागरिक उतना समझ नहीं पाते हैं कि बिल्कुल लिटरली मौत खड़ी है। ऑल कंट्रीज नीड टू हैव इकोलॉजिकली सेंसिटिव फ्लड प्रोटेक्शन मेजर्स नाउ। दुनिया भर के देशों में अब आपको या पारिस्थितिक रूप से जो संवेदनशील हैं वैसे फ्लड प्रोटेक्शन के मेजर्स चाहिए। डच लोग क्या कर रहे हैं, डाइक्स, डैम्स, वॉल्स, गेट से परे जाकर अब एक मंत्र दिया है उन्होंने, लिव विथ वाटर, बिल्ड विथ नेचर, मेक रूम फॉर द रिवर। कितना खूबसूरत है कि पानी के साथ जीना सीखो, प्रकृति के साथ बनाना सीखो और नदी को चलने के लिए जगह दो। केरल में 2018 में यही हुआ था ना, जो पानी गिरा उसको निकलने की जगह ही नहीं थी। जो ओपन फ्लड प्लेन्स थे वहां आपने या तो खेत बना लिए या शहर बना लिए, तो पानी जाएगा कहाँ? पानी वहीं पर फिर बाढ़ का रूप ले लेता है। चेन्नई की बाढ़ भी इसीलिए हुई थी। डच रेकमेंड गिविंग इनफ स्पेस फॉर रिवर्स टू ओवरफ्लो। तो वो कहते हैं कि जितने भी फ्लड प्लेन्स होते हैं ह्यूमन एक्टिविटी वहाँ नहीं होनी चाहिए। जितनी भी नदियां हैं उनके तलों को और चौड़ा गहरा किया जाए और वैकल्पिक फ्लो चैनल्स क्रिएट किए जाएं, तो फ्लड का पानी निकल जाएगा। भारत को यूरोप के फ्लड से सबक सीखकर अपनी नीतियों को थोड़ा सा बदलना चाहिए। भारत को फ्लड प्रोन एरियाज को चिन्हित करके नदियों के लिए जगह बनानी पड़ेगी, जैसे कि प्लेग्राउंड, एग्री फील्ड, मैदानों में एक्सेस वाटर स्टोर करने के लिए चैनल बना दो और एक बार बाढ़ निकल जाए उसके बाद वहां से रिवर्स फ्लो करवाओ। ऑब्स्ट्रक्शंस एंड इंक्रोचमेंट्स, जो वर्तमान चैनल में हमने पॉल्यूशन इतना सारा डाल दिया, लोग मलबा वहां डंप कर करके चले जाते हैं। अरे भाई, अभी 4 धाम प्रोजेक्ट जो चल रहा है, आपने सुना होगा, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने उसकी धज्जियां उड़ा दी और ये कहा कि तुम लोग सीधे सीधे मलबा नीचे, इतना वायोलेशन हुआ है इकोलॉजी और एनवायरनमेंट के नॉर्म्स का। कंस्ट्रक्शन कंपनियों ने 4 धाम के बड़े बड़े हाईवे एकदम सब ये पर्वतों को काट काट के बनाए, मलबा वहीं के वहीं नीचे जंगलों में और नदियों में फेंक दिया है और विनाश कर दिया है वहां की इकोलॉजी का। तो ये सब न करें क्योंकि फिर बाढ़ आनी आनी है। अदरवाइज इट इज सर्टन कि क्लाइमेट चेंज हो चुका है, ग्लोबल वार्मिंग हो चुकी है, एक्सट्रीम इवेंट्स होंगे, या तो बहुत ज़्यादा वर्षा या कम वर्षा, या बहुत ज़्यादा सूखा, या दोनों। डच लोगों की ही तरह हमें कॉम्प्लेसेंट नहीं होना है, क्योंकि डच बिल्कुल कॉम्प्लेसेंट नहीं है अपनी विजय को लेके कि मेजर डैमेज से बच गए। और दुनिया के सारे देशों को इटरनली विजिलेंट होना पड़ेगा डिजास्टर मैनेजमेंट में। मॉक ड्रिल्स कंडक्ट करें, वार्निंग में सरल भाषा यूज करें, सरकार के मल्टीपल स्तरों पे कोऑर्डिनेशन को सुधारें, तभी जाके हम बच पाएंगे। तो ये था हमारा लेट्स मेक रूम फॉर द रिवर। द एक्सट्रीम इवेंट ड्यू टू वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज आर नॉट स्पेयरिंग एनीवन, नो मैटर हाउ रिच एंड रिसोर्सफुल, एंड टाइम फॉर कोऑर्डिनेटेड ग्लोबल एक्शन। धोलावीरा यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में आ गया। सिंधु घाटी सभ्यता के 1000 से ज़्यादा खूबसूरत शहर जो बिल्कुल एक समान बने हुए थे, 90 डिग्री पे रोड्स बनी हुई हैं, डस्टबिन रखे हुए हैं, फ्लश टॉयलेट्स हैं, खूबसूरत सभ्यता, हमारी प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता का धोलावीरा यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट गए हैं 2 बड़े लोग, एन राम, हिंदू अखबार वाले ही, और शशि कुमार जी, और उन्होंने ये पूरे के पूरे पेगासस स्कैंडल के ऊपर जांच की मांग की है। बंगाल सरकार ने कहा है कि एनएचआरसी ने हिंसा पे रिपोर्ट दी है, वो पूरी की पूरी बायस रिपोर्ट है। एंटनी ब्लिंकन से ग्लोबल मीडिया
अब ये निवेदन कर रहा है कि प्रेस फ्रीडम को जो खतरे हैं उनके ऊपर उनकी वर्तमान जो यात्रा होने वाली है उसमें वो सवाल उठाएं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो अनाथ हुए हैं बच्चे, ऐसे हज़ारों 75,000 से ज़्यादा, सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत चिंताजनक खबरें आ रही हैं। उन बच्चों के घबराए घबराए फ़ोन कॉल अलग अलग एजेंसीज़ को जा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि पीएम केयर फंड की मदद से हम इन बच्चों के लिए कुछ करना चाहेंगे। चाइना के जितने अजीबोगरीब समुद्री दावे हैं वो सब खोखले और झूठे हैं, अमेरिका ने कहा है। चाइना चाहे जो बोल ले, लेकिन हम अपने अधिकारों में कटौती चाइना की वजह से तो नहीं होने देंगे। अमेरिका इराक से भी फाइनली कॉम्बैट मिशन खत्म करके बाहर निकल रहा है। तो बाइडन वही कर रहे हैं जो उन्होंने पहले दिन से वादा किया था, हर तरफ से अपना इंगेजमेंट कम करके क्लाइमेट चेंज और चाइना का इंगेजमेंट बढ़ाना। वीके पॉल ने कहा है कि जुलाई में 15 करोड़ वैक्सीन के डोज आएंगे और जो ओरिजिनल टारगेट 51 करोड़ डोजेस का लगाने का था जुलाई का, वो अभी अगस्त में आएंगे 15 करोड़ के, और जुलाई का 51 करोड़ डोजेस का टारगेट मिस होने वाला है। हमारे साथ ज़रूर जुड़ जाइए, आज की आज जानकारी लीजिए, बहुत शानदार कोर्स आ रहा है। आज के लिए इतना ही। सेशन को लाइक और शेयर कर लीजिएगा, चैनल से जुड़ जाइएगा। नमस्कार, जय हिंद।